नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर। पूरे देश पर सबकी नज़र लगी है और देश की राजनीति में एक बड़ा फैसला आया है। गुजरात की एक अदालत ने, वहां के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक फैसला सुनाते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को 2 साल की सजा 23 मार्च को सुना दी। 23 मार्च को सजा सुनाने के बाद 24 मार्च को उनकी लोकसभा सचिव द्वारा वायनाड से सदस्यता भी समाप्त करने की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद देश की राजनीति में उबाल आ गया। तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। विपक्ष ने जमकर निशाना साधा और इसके साथ कांग्रेसियों ने पूरे दिन जमकर प्रदर्शन किया। 24 मार्च को हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस पार्टी मुख्यालय से लेकर गांधी प्रतिमा तक कांग्रेसी कुछ करने लगे। पुलिस ने उनको रोका, झड़पें हुई और पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके साथ साथ लगातार जब देश के अंदर इसका विरोध हुआ तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं केसी वेणुगोपाल, अधीर चौधरी, के सुरेश, मैनीकैम टैगोर, इमरान प्रतापगढ़ी, रणवीत सिंह बिट्टू, प्रोफेसर जय कुमार, डॉक्टर वी शिवादसन, डॉक्टर अमर सिंह, श्री राजमोहन उन्नीथन, मोहम्मद जावेद, जसबीर सिंह डिम्पा और तिरुवेंकसर, डॉक्टर वनीत पूनिया, मनोज त्यागी को डिटेंड किया गया है, यानी कि उनको नज़रबंद किया गया। इसके साथ साथ ही हम आपको वो ट्वीट भी दिखाएंगे जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया। पहला ट्वीट उन्होंने नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री को करते हुए कहा कि आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। इसके साथ साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए ये भी कहा कि भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वे नेहरू नाम क्यों नहीं रखते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सज़ा नहीं दी, आपको संसद के से डिस्क्वालीफाई नहीं किया। राहुल जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया। दूसरा ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह कहा कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से पे सवाल उठाया, क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए। आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं। जान लीजिए इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है। एक इसके अलावा और ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा हुआ जिसमें कहा गया कि जिसे आप ख़त्म करने में लगे हैं, इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज़ बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। हमारी रगों में भी खून दौड़ता है। उसकी एक खासियत है, आप जैसे कायर सत्तालोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। इस प्रकार का ट्वीट ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है। लेकिन इसके साथ साथ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी है, उनकी भी पुलिस से झड़प हुई। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। इस दौरान उन्होंने क्या कहा ये भी आपको हम सुनवाते हैं, सुने उन्हीं की ज़बानी। सरकार किसी भी सूरत में नहीं चाहती है। सरकार सिपाहियों को लगा करके आगे करके अपना काम चला रही है। भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी पे आरोप है कि उन्होंने लोगों की भावनाएं आहत करी थी, जिस चक्कर में ये फैसला आया है। किसकी आहत हुई है? लोगों की आहत किसकी आहत है? ये भारतीय जनता पार्टी का सगुफा है। भारतीय जनता पार्टी ने ये सगुफा बनाया है। आज इतने दिनों बाद 19 से लेके आज तक आहत नहीं हुई, 19 से लेके आज आहत हो रही हैं। न्यायपालिका की भूमिका को कैसे देखते हैं? जो न्यायपालिका का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन
साजिश जो हुई है उसका मैं विरोध करता हूँ। इस प्रकार आप देख सकते हैं वो तस्वीरें हैं जो कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय से लेकर गांधी प्रतिमा तक कांग्रेसी कूच कर गए और उन्होंने प्रदर्शन किया। यद्यपि उनको पुलिस ने रोक दिया गया और काफ़ी झड़पें भी आप देख सकते हैं वो तस्वीरें। कार्यकर्ता सड़कों पर लेट गए, उनको बामुश्किल रोका गया तथा गांधी प्रतिमा से भी उनको उठा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी दफ्तर से विधानसभा की तरफ जो जा रहे थे उनको रोकने के साथ साथ अब और एक बड़ी राजनीति में उबाल आया है। दावा किया है कांग्रेसियों ने कि सोमवार को प्रदेश भर में कांग्रेस अपना प्रदर्शन जारी रखेगी। इसके अलावा राहुल गांधी की सीट वायनाड लोकसभा सीट को रिक्त कर दिया गया है। लोकसभा सचिव ने जारी कर दिया है नोटिफिकेशन। आइए अब हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। पूरा मामला जो माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरत है, वहाँ पर जो वादी हैं पूर्वेश भाई ईश्वर भाई मोदी जो कि विधायक हैं, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया था 2019 में। क्रिमिनल केस नंबर था 18712/2019। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरत के न्यायालय में केस चला और इसमें श्री पूर्वेश भाई ईश्वर भाई मोदी, जिनका एड्रेस है विधायक समाज सेवा रेस 4 सेठान सोसाइटी अडाजन फायर स्टेशन के बगल में अदजान सूरत, जबकि जिन्हें प्रतिवादी बनाया गया, अभियुक्त बनाया गया बनाम अभियुक्त मिस्टर राहुल गांधी, जिनका एड्रेस दिया गया है व्यवसाय सदस्य समाज सेवा रेस 12 तुगलक लेन नई दिल्ली। इन पर जो धारा लगाई गई थी वो EPCO धारा 499 धारा 500 के तहत दंडनीय अपराध बताया गया। सरकार की तरफ से बनाम WC KP रेशमवाला रक्षा बनाम KC पानवाला। क्रिमिनल केस नंबर 1871/2019। अभियोजन पक्ष के प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि इस प्रकरण का परिवादी 9 सूरत शहर में रहता है तथा सूरत शहर के भारतीय जनता पार्टी 167 पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के रूप में कार्यरत है तथा सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत है। वह कोई अलग अलग सामाजिक संगठनों और विभिन्न समाजों में शामिल है, उत्कर्ष की गतिविधियों से जुड़ा है और इस मामले में आरोपी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष है और वह उपरोक्त पते पर रहता है और वह लोकसभा में काम करता है। सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से एक सांसद के रूप में 13/4/2019 को अभियुक्त ने भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चोर कहा और उनकी तुलना नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी और विजय माल्या जैसे आर्थिक अपराधियों से की। यह सभी चोरों का नाम मोदी क्यों रखा जाता है? आगे आरोपी ने वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और कहा राफेल विमान के सौदे के संबंध में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 1004 चोर हैं और प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए चुरा लिए और अपने चोर दोस्त अनिल अंबानी को दे दिया। अपमानजनक टिप्पणी 14/4/2019 के समाचार पत्र में प्रकाशित हुई, जो कर्नाटक राज्य समाचार एजेंसी IANS कोलार कर्नाटक के समाचार पत्र में प्रकाशित हुई। अब संसद सदस्य के रूप में जनता को संबोधित करना बहुत गंभीर है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संसद सदस्य की हैसियत से जनता को संबोधित करता है तो इसका लोगों पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है और इस वजह से अपराध की गंभीरता अधिक होती है और यदि अभियुक्त को कम सजा मिलती है तो इससे जनता में गलत संदेश भी जाता है और मानहानि का उद्देश्य पूरा नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को आसानी से बदनाम कर देगा। अतः सभी तथ्यों पर विचार करते हुए आरोपी को विचाराधीन अपराध के लिए 2 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। 168 में जितना प्रावधान है उसे दंडित करना न्यायोचित प्रतीत होता है
तथा अभियोजन पक्ष द्वारा दंड एवं क्षतिपूर्ति की मांग के संबंध में वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिकर एवं अर्थदंड का आदेश देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। न्याय के हित में मैं निम्नलिखित आदेश देता हूँ। ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश है। उन्होंने नंबर 1 क्या कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 255 सब क्लोज 2 के तहत इस कार्य के आरोपित श्री राहुल गांधी पर एप्को के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 499, धारा 500 के तहत दंडनीय अपराध को संज्ञेय घोषित किया जाता है और EPCO धारा 499 से पठित 500 में अभियुक्त को 2 वर्ष साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया जाता है। अभियुक्त को निःशुल्क निर्णय की एक प्रति तत्काल सुपुर्द करना। आदेश आज दिनांकित 23 मार्च 2023 को इस खुले दरबार में पढ़ा गया, यानी कि 23/3/2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुख भाई वर्मा द्वारा ये सज़ा सुना दी गई। सज़ा के बाद लगातार टिप्पणियों का दौर चला, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, प्रदर्शन हुए और कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया तथा इसकी जमकर मुखालफत की। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों, चाहे कोई किसी भी दल का नेता हो, क्यों ऐसी टिप्पणी किसी के ऊपर करता है। टिप्पणियों से बचना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक कानून से संबंधित हूँ और कानून की यहाँ पर बात करूँगा कि किसी पर भी लांछन लगाना, किसी पर तुलना करना या किसी के ऊपर भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना मानहानि की श्रेणी में आता है। चाहे मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ कांग्रेस नेता ऐसा करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो या किसी भी संगठन के नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, यदि किसी की मानहानि करता है तो फिर कोर्ट अपना काम करेगी और कोर्ट को निष्पक्ष होकर ऐसे फैसले भी सुनाने होंगे। बहरहाल इस टिप्पणी के बाद, इस आदेश के बाद अब राजनीतिक गलियारों में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कानूनी रूप से मुझे सिर्फ इस केस में क्या कहा गया, क्या तथ्य थे और कितनी सज़ा सुनाई गई, इसी बाबत मेरा मकसद अपने अधिवक्ता साथियों को और अपने विधि के साथियों को सुनाने का मकसद था। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शेष महली।